Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Profoundly Physics. I'm श्वेता. So आज की वीडियो है मास्टर कैडर फिज़िक्स प्रीवियस ईयर पेपर के रिगार्डिंग, जो कि है 2017 का पेपर. इसका जो है पेपर के 1 to 11 क्वेश्चंस जो हैं हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे. आज की वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 12th से लेकर 20th तक हैं उनको डिस्कस करेंगे. तो जिन्होंने जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं 1 to 11 आप उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखिए. जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व करना, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बिकॉज सिलेबस हमारे सामने है, ठीक है. लेकिन हर एक एग्ज़ाम जो है, ठीक है, उसी सिलेबस में से बीएससी का एग्ज़ाम भी फॉर्म हो रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस भी है, गेट भी है. सो मेनी एग्ज़ाम्स एक सिंगल सिलेबस में से फॉर्म हो रहे हैं. तो हमें जो है देखना है कि जो मास्टर कैडर फिज़िक्स है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका लेवल क्या है. ओके, तो ये हमें जो है प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करना चाहिए. ये एक थंब रूल है कि आपको जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर एनालाइज करना चाहिए, ठीक है. चलो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो. क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वेपर लैम्प इज़ यूजुअली यूज्ड as source of light to demonstrate Newton's rings experiment. फर्स्ट ऑप्शन है मर्क्यूरी, सेकंड है सोडियम, थर्ड है नियॉन, फोर्थ है नाइट्रोजन. तो ये क्वेश्चन हमने कब किया था? जब हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, ठीक है. तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये इंटरफेरेंस का पार्ट है, वहाँ पे ये क्वेश्चन है ये वाला. और इसका करेक्ट आंसर है सोडियम, ठीक है, बी सोडियम. सोडियम वेपर लैम्प हम यूज़ करते हैं जब हम न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट करते हैं. इसका करेक्ट आंसर है बी सोडियम. 13th क्वेश्चन है, डायफ्रैक्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ. सो डायफ्रैक्शन कौन से जो फिनोमिनन है उसका रिजल्ट है? फर्स्ट है पोलराइजेशन, सेकंड है रिफ्लेक्शन, थर्ड है इंटरफेरेंस, फोर्थ है डिस्पर्शन, ठीक है. तो डायफ्रैक्शन जो है दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है. डायफ्रैक्शन जो है इंटरफेरेंस का ही रिजल्ट है. उसके अलावा लेकिन डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी हैं. तो जो हमने ऑप्टिक्स की वीडियो की थी इंटरफेरेंस की, उसमें हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है. तो अगर आपको जो है इसकी और ज़्यादा डिटेल में इसकी स्टडी करनी है तो जैसे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है या डायफ्रैक्शन एवरीथिंग, तो आई विल लिंक जो है इन वीडियोज़ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. आप वहाँ से और डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है सी इंटरफेरेंस. क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट सर्टेन सनग्लासेस कैन रिड्यूस ग्लेयर फ्रॉम रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस. फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, सेकंड है पोलराइजेशन, थर्ड है डायफ्रैक्शन, फोर्थ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो कौन सा फिनोमिनन है, कौन सा प्रिंसिपल है जो रिस्पॉन्सिबल है इस फैक्ट के लिए कि जो कुछ ग्लासेस हैं, कुछ सन ग्लासेस ऐसी हैं जो कि ग्लेयर जो है, रिफ्लेक्टेड सर्फेसेस जो ग्लेयर है उसको रिड्यूस करती हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पोलराइजेशन. पोलराइड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं सन ग्लासेस में जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोलराइजेशन. सो 14 का करेक्ट ऑप्शन है बी. क्वेश्चन नंबर 15 इज, one beam of coherent light travels path P1 in arriving at point Q and another coherent beam travels path P2 in arriving at the same point. If these two beams are to interfere destructively, the path difference P1 minus P2 must be equal to. ठीक है, तो हमें बताना है अगर ये दोनों बीम्स जो हैं दे आर इंटरफेयरिंग डिस्ट्रक्टिवली, जो P1 P2 जो पाथ डिफरेंस होगा इनके बीच में दैट इज़ P1 माइनस P2, वो इसमें से कौन से टर्म के इक्वल होगा, कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए करेक्ट होगी. फर्स्ट है एन ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स, सेकेंड है ज़ीरो, थर्ड है अ होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, फोर्थ है अ होल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स. So we know that when two beams interfere destructively, in that case जो उनका path difference होता है delta is equal to 2p plus 1 into lambda by 2. ठीक है, ये हमें पता है. अगर p जो है जो ऑर्डर है यहाँ पे that is 0 1 2 3, अगर आप उसको पुट करते हो तो path difference क्या आ जाता है, 0 के corresponding lambda by 2
1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 लैम्डा बाय 2, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 लैम्डा बाय 2। तो इस तरीके से जो है पाथ डिफरेंस जो है दैट इज़ इक्वल टू एन ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स। ठीक है, हमेशा आपने देखा ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स है यहाँ पे, जैसे कि पहले आया 1, फिर आया 3, 5, आगे 7। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ एन ऑड नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, फोर्थ ऑप्शन है होल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स। तो सेकंड ऑप्शन तो कम्प्लीटली गलत हो गई, 0 तो नहीं है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन कहती है होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ तो नहीं है, यहाँ पे तो हाफ वेवलेंथ है, एवरी टाइम लैम्डा बाय 2 आ रहा है, तो ऑप्शन बी एंड सी तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो गई। अब जो चॉइस है दैट इज़ बिटवीन ऑप्शन ए एंड डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपको हाफ वेवलेंथ तो कंफर्म है, दोनों में ही है, लेकिन आपको जो है हाफ वेवलेंथ के साथ जो नंबर है उस पर फोकस करना है कि क्या वो एक होल नंबर है या फिर जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर तो है ही है, लेकिन होल नंबर में भी वो ऑड नंबर है बिकॉज 1, 3, 5 आ रहा है। तो इस तरीके से 15th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16th। 2 लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ़ दे। तो 2 लाइट सोर्सेज हैं, उनको हम कोहेरेंट कहेंगे कब? फर्स्ट सिचुएशन है यहाँ पे आर ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी, सेकेंड है आर ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी एंड मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, थर्ड है आर ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड एंड मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फोर्थ है आर ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 16th का वो होगा इनमें से बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे? बिकॉज कोहेरेंट सोर्सेज जो होते हैं उनमें सेम फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी सेम वेवलेंथ होती है एंड दे मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या फिर उनमें कोई फेज नहीं होता। ठीक है, 0 फेज या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग जो 16th की है दैट इज़ बी। ठीक है, 2 लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे मेंटेन अ कांस्टेंट फेज difference. Question number 17 is a diffraction grating has 4000 lines per centimeter. The angle between the central maximum and the third order maximum is 36 degrees. What is the wavelength of light? ठीक है, तो हमें ग्रेटिंग पे जो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में बता दिया है दैट इज़ 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। एंगल जो है वो हमें 36 डिग्रीज दे दिया है। एन जो है स्मॉल एन दैट इज़ गिवन इक्वल टू 3 और हमें जो है वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सो गिवन इन द क्वेश्चन इज़ कैपिटल एन इज़ इक्वल टू 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, थीटा जो एंगल है वो 36 डिग्रीज़ है, जो एन ऑर्डर है वो 3 है और हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है जो कि है वेवलेंथ। सो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो फार्मूला है दैट इज़ ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। जो ए प्लस बी होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एन लाइन्स पर सेंटीमीटर। थीटा जो है हमें 36 डिग्रीज़ दिया है, एन है 3, लैम्डा जो है हम यहाँ से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो साइन 36 डिग्रीज़ है दैट इज़ इक्वल टू 0.588। ठीक है, तो लैम्डा आ गया इक्वल टू 0.588 अपॉन 4000 इंटू 3। जो फाइनल इसका आंसर होगा दैट विल बी 490 नैनोमीटर्स। बिकॉज सारी ऑप्शंस नैनोमीटर में है तो आप जो है सेंटीमीटर से जो आंसर है उसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 17th का करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 18th है यू कैन हेयर पीपल अराउंड अ कॉर्नर बट यू कांट सी देम बिकॉज लाइट वेव्स। तो हम जो है कॉर्नर पर, जो जब कॉर्नर है कहीं 2 वॉल्स के बिटवीन अगर कॉर्नर है, ठीक है, तो हम जो है वहाँ पे लोगों को सुन सकते हैं अगर कोई, ठीक है, उस कॉर्नर के दूसरी तरफ है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? लाइट वेव्स क्या? फर्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन डू नॉट डिफ्रैक्ट, जो लाइट वेव्स हैं वो डिफ्रैक्ट नहीं करती हैं। सेकंड है ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, साउंड से ज़्यादा ट्रैवल फास्ट कर रही हैं। थर्ड है आर मच शॉर्टर देन साउंड, फोर्थ है आर मच लॉन्गर देन साउंड। तो इसका आंसर जो है हम विद द हेल्प ऑफ इमेज समझते हैं क्या होगा। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन है ऑन द आइदर साइड ऑफ द वॉल, ठीक है, कॉर्नर इज़ देयर, तो
कॉर्नर के अबाउट जो है दोनों पर्सन स्टैंडिंग हैं यहाँ पे। अब जो विजन की अगर हम बात करें, बिकॉज थ्रू लाइट वेव्स वी कैन सी ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर रिफ्लेक्टेड बाय लाइट। हम सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जहाँ से जो है लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पे देखो जो उसकी विजन है जो कि ग्रीन जोन से इंडिकेट हो रही है, तो उसकी विजन में तो वो पर्सन नहीं आ रहा। यहाँ पे रीज़न क्या है कि जो लाइट वेव्स हैं वो कॉर्नर्स पे डायफ्रैक्ट नहीं होती। डायफ्रैक्शन क्या होता है? डायफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस। ठीक है, यहाँ पे जो एज है, ठीक है, अगर हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जो एज है यहाँ पे उसकी वेवलेंथ एंड जो उसका साइज़ है और लाइट वेवलेंथ है, दैट इज़ नॉट कंपेरेबल। तो लाइट वेव्स डू नॉट डायफ्रैक्ट एट द कॉर्नर्स। ठीक है, इस तरीके से जो वॉल की अगर हम बात करें। और सेकेंड थिंग है, अगर डायफ्रैक्शन भी है, इफ़ यू से, बिकॉज लाइट वेव्स वी नो दैट डायफ्रैक्ट, बट इट इज़ नॉट नोटिसेबल इनफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम देख नहीं पाते एट द कॉर्नर्स। एंड एट द सेम टाइम इफ़ वी टॉक अबाउट हाउ वी आर एबल टू हेयर अ पर्सन, तो यहाँ पे वही बात है कि जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स बेंड अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्मॉल साइज टू द वेवलेंथ। द वॉल बिलो हैज़ अ सिमिलर साइज टू द साउंड वेवलेंथ। इसलिए जो है देखो ब्लू, यहाँ पे ब्लू जोन से जो है साउंड वेव्स इंडिकेट हुई हैं। जैसे एक पर्सन है वो बोल रहा है, लेकिन वो बेंडिंग होने के कारण जो है अनदर पर्सन कैन हियर। डायफ्रैक्शन इफेक्ट इज अकरिंग हियर, इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट, नोटिसेबल इज देयर, दैट्स वाई जो है एक पर्सन सुन रहा है दूसरा पर्सन जब बोल रहा है। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द केस विद लाइट वेव्स। रीज़न यहाँ पे यही है कि लाइट वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो मैच नहीं होती विद द साइज ऑफ द जो यहाँ पे वॉल है, इसलिए जो है लाइट वेव्स डू नॉट डायफ्रैक्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी लाइट वेव्स डू नॉट डायफ्रैक्ट। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दो बन रही हैं। फर्स्ट है लाइट वेव्स डू नॉट डायफ्रैक्ट, सेकंड जो है यहाँ पे वो स्टेटमेंट ये है लाइट वेव्स आर मच शॉर्टर देन साउंड, जो कि है थर्ड स्टेटमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कि कॉर्नर की यहाँ पे बात की गई है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम ए को ही चूज़ करेंगे। ऑल्दो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट ओवर दिस, बट लेकिन यहाँ पे ए जो है दैट इज़ परफेक्टली सूटिंग, तो यहाँ पे जो है ए इसका आएगा आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19th इज consider a light wave of intensity I0 incident on a polarizer and made to pass through analyzer such that their transmission axis makes an angle of 45 degrees with each other. What will be the intensity of light coming out of analyzer? So four options are here. First है I0, second है I0 by 4, third है 0, fourth है I0 by 2. तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पोलराइजेशन, और इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैलिस लॉ विच स्टेट्स I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थीटा जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है 45 डिग्रीज। कॉस 45 वी नो दैट इज़ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जब उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो आ जाएगा 1 बाय 2 के इक्वल। सो I विल बी इक्वल टू I0 बाय 2। इट मीन्स जो पोलराइजर में लाइट एंटर कर रही है एंड व्हेन इट इज़ हैविंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर, जो फाइनली हमारे पास एनालाइजर से आउट जो ट्रांसमिट होगी, लाइट ट्रांसमिटेड आउट ऑफ द एनालाइजर जो होगी, दैट विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल लाइट्स इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी हाफ होगी जो कि ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी होगी। सो I विल बी इक्वल टू I0 बाय 2। Question number 20th is, if I cap is a unit vector along east and j cap is a unit vector along south, what is the unit vector along southeast? ठीक है, तो I cap कहते हैं जो है that is along east direction, j cap जो है south direction के along है, south east के along कौन सा unit vector होगा वो हमें find out करना है। So this is something given in the question, I cap along east, j cap along south and southeast के along कौन सा है वो हमें find out करना है unit vector। जो unit vector जो है south east के along होगा that will be
आई कैप प्लस जे कैप, जिसको हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप अपॉन आई कैप प्लस जे कैप का मॉडुलस। बिकॉज हमें पता है यूनिट वेक्टर यही होता है। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, सो इट इज़ इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। तो आई कैप एंड जे कैप का मॉडुलस होगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस जे कैप स्क्वायर प्लस 2 आई कैप जे कैप cos 90 डिग्री, बिकॉज आई कैप एंड जे कैप जो हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो cos 90 हमें पता है दैट इज़ इक्वल टू 0। सो ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई। आई कैप एंड जे कैप जो हैं दे आर द यूनिट वेक्टर्स, और यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है 1 होता है। तो स्क्वायर रूट में रह गया 1 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया आई कैप प्लस जे कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में जो हमारी ऑप्शन आई है आई कैप प्लस जे कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे तो वो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बस उसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऑप्शन सी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 आई कैप प्लस जे कैप। सो 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 अपॉन 2 आ गया। सो आई कैप प्लस जे कैप बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरीके से जो 20th की करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी। सो विद दिस जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। सो आई होप जो है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर्स जो हैं इसमें से करेक्ट थे, आपको कौन से आंसर्स आते थे पहले से ही। सो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।